हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम दीपशिखा सिंह है और ये मेरा यूट्यूब चैनल दीपशिखा जीएस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोग को जीएस पढ़ाऊंगी। जीएस में सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे सिलेबस, ठीक है। उस कौन सा सिलेबस? पॉलिटी का, भारत की राज व्यवस्था की, इंडियन पॉलिटी के सिलेबस का हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखिए, जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? उस एग्ज़ाम के बारे में जानना कि आखिर वो एग्ज़ाम हमसे चाहता क्या है, क्या पूछना चाहता है। तो उसके बारे में हम अच्छे से तैयारी करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखते क्या उसका कि उस सिलेबस क्या है उसका। सो वही चीज़ आज इसमें हम देखेंगे कि जिस भारतीय राज व्यवस्था को हम पढ़ने जा रहे हैं, इंडियन पॉलिटी को, उसमें हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है। क्योंकि अगर एक बार ये सारी चीज़ क्लियर हो गई कि हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है तो हमारे लिए आसान हो जाएगा आगे चल के तैयारी करने में, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है कि आपका एक पूरा फ्रेम बन जाता है कि हमें यही सारी चीज़ें पढ़नी है पॉलिटी में। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, जैसे कि आज मेरे यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो है, तो मैं इस एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग को जीएस पढ़ाऊँगी। जैसे कि पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अदर तीनों हिस्ट्री में पढ़ाऊँगी। उसके साथ साथ मैं इकोनॉमिक्स जो भी है जीएस में वो कवर कराऊँगी। और आप लोग को क्या कहते हैं कि मैं डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अब अपलोड करना शुरू कर दूँगी। और नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगी कि मैं 6 टू 12 की एनसीईआरटी बहुत जल्द इस पे लेकर आऊँगी, जिसमें मैं 6 टू 12 एनसीईआरटी कवर कराऊँगी, ठीक है। चलिए हम अपने चैनल उस पे चलते हैं, सिलेबस पे डिस्कशन करते हैं कि आगे सिलेबस में क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपकी बात करें कि भारत की राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, ठीक है। तो भारत की राज व्यवस्था क्या होती है, उसके बाद हम देखेंगे कि संविधान क्या है, ठीक है। क्या भारत की राज व्यवस्था और संविधान एक ही चीज है या दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट आता है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है, जो 1773 से शुरू होता है और 1947 में भारत की आज़ादी तक चलता है। मैं आपको बता दूं कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो होती है, इससे ये पता चलता है कि आखिर हमारे संविधान का निर्माण हुआ कैसे, क्या जरूरत पड़ गई संविधान का निर्माण करने की, क्या उससे पहले हमारे यहाँ कोई शासन व्यवस्था नहीं थी, ये संविधान के आने से पहले क्या था हमारे यहाँ। आप जानते हैं कि संविधान के आने से पहले हमारे यहाँ राजाओं का शासन था, राजतंत्रात्मक था। उससे पहले राजाओं का शासन था। नेक्स्ट उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ जाती है व्यापार करने, देन वो शासन करने लगती है। फिर इसके बाद हमारे यहाँ संविधान का निर्माण होता है। तो जब हम किसी चीज़ का बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि क्या था वो चीज़ें, तो उसके लिए हमें आसान हो जाता है उस चीज़ को समझना। तो संविधान क्यों लाया गया हमारे यहाँ, क्यों लागू हुआ, कौन कौन इसमें लोगों ने भाग लिया था, इसके बारे में सबसे पहले जानने की जरूरत है कि इसके पृष्ठभूमि क्या थी, कैसे संविधान का निर्माण हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम दो तरह से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे 1773 से लेकर के 1853 का कानून, जब ईस्ट इंडिया कंपनी हम पर शासन करती है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे 1853 से लेकर के 1947 तक का जो शासन आता है, वो ब्रिटिश की पार्लियामेंट या कह सकते हैं कि ताज का शासन, वहाँ की महारानी हमारे पास शासन करती हैं। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे। सारे कानून जो भी 1773 से लेकर के 1947 तक कानून आए वो सारे पढ़ेंगे। देखिए, कई बार होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आ गई थी, तो आखिर का शासन जो है 1773 से क्यों शुरू किया गया था, तो उसके पीछे कई सारे रीजन थे। क्योंकि उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापार कर रही थी, लेकिन 1773 से पहले उसने क्या कर दिया, कुछ साल पहले ही उसने स्थायी रूप से शासन करना शुरू कर दिया था। तो इसमें हम पूरा डिटेल से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे। नेक्स्ट है संविधान का निर्माण। तो संविधान का निर्माण कैसे हुआ है, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, किन लोगों ने इसमें भाग लिया था, कितने मेंबर थे, कौन से ऐसा मिशन आए थे जिसके तहत संविधान का निर्माण करने की बात, सदस्यों की सीट जो थी वो डिफाइन की गई थी। तो हम संविधान का निर्माण देखेंगे। और इसके बाद विदेशी स्रोत, इसमें जो है कि हमारे संविधान में जो भी बातें की गई हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लीजिए कि राष्ट्रपति का पद, ठीक है, राष्ट्रपति की जो क्या कहते हैं कि उनको पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है, मौलिक अधिकार के समय क्या कहते हैं कि आप याद कीजिए कि मौलिक अधिकार के समय हमारे आपातकाल के टाइम पे कुछ मौलिक अधिकार हमसे छीन लिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो थी, क्या हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने खुद डाली थी या किसी देश से हमने ग्रहण किया था, ठीक है, हमने उठाया था। तो क्या डायरेक्ट हमने चीजें उठा ली थी या अपने देश के परिस्थितियों के हिसाब से उसमें कुछ बदलाव करके हमने इसे अपनाया था। इस चीज को हम पढ़ेंगे कि विदेशी स्रोत से हमने क्या किया, किस देश के संविधान से हमने क्या चीजें उठाई है, अगर और उसमें क्या क्या चीज चेंजमेंट किया है, मतलब क्या उसमें बदलाव मैंने किया है। नेक्स्ट आती है प्रमुख समितियां।
जब संविधान का निर्माण किया गया था, संविधान सभा का निर्माण किया गया था और संविधान लिखने के लिए, तो वहाँ पे कुछ कमेटी बनाई गई थी, कुछ समितियाँ बनाई गई थी। एक तरफ से समझ लीजिए कि कुछ काम का बंटवारा कर दिया गया था कि आपको इस पे काम करना है, किसी और को उस पे काम करना है। तो यहाँ पे हम कुछ प्रमुख समितियों के बारे में देखेंगे, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके मेंबर कौन थे। नेक्स्ट आते हैं अनुसूचियाँ। जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो अनुसूचियाँ जो थी हमारे यहाँ, हम मतलब कह सकते हैं कि संविधान में जो अनुसूचियाँ थी वो 8 थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। तो इसके बारे में हम पूरा अनुसूचियाँ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि क्लास के ही आपको क्लास में ही याद करवा दिया जाएगा। तो 12 अनुसूचियाँ पढ़ेंगे, संविधान के भाग पढ़ेंगे हम, ठीक है। 22 भाग हैं, लेकिन वर्तमान में 25 हो गए हैं, क्योंकि ABC अगर आप मिला लेंगे तो टोटल 25 भाग हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे और साथ साथ याद भी करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या था, जैसे आप एक बात मानिए, अगर आप प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं, तो ये एक तरह आपको पता चल जाएगा कि आखिर पूरा संविधान कहना क्या चाह रहा है, वो कि कौन सी बातें रखना चाह रहा है। तो प्रस्तावना पढ़ने से एक तरफ से समझ में आ जाता है कि हमारे पूरे संविधान में क्या चीजें लिखी गई हैं। प्रस्तावना एक ही पेज में लिखी है, लेकिन पूरे संविधान का उद्देश्य क्या था और संविधान नागरिकों को क्या देना चाहता था उस समय, वो सारी चीज इसमें और क्या दे रहा है, वो सारी चीज प्रस्तावना में पर्पस तय कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं संघ एवं इसका क्षेत्र, ठीक है। भारत क्या है, संघ का निर्माण कैसे हुआ है, इसके कौन कौन से क्षेत्र हैं, आगे चल के भारत सरकार किसी क्षेत्र को अपने क्षेत्र में शामिल करती है तो कैसे शामिल कर सकती है, या भारत सरकार किसी को अपना क्षेत्र देना चाहती है तो क्या वो दे सकती है या नहीं दे सकती है, ये भी चीज़ हम देखेंगे। क्योंकि अभी केंद्र सरकार ने बांग्लादेश में कुछ जमीन का आदान प्रदान किया गया था, तो उसके बारे में यहाँ भी देखेंगे। नेक्स्ट आती है नागरिकता सिटीजनशिप। तो यहाँ से आपका भाग 1 शुरू हो जाता है, भाग 1 आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। नेक्स्ट आती है नागरिकता, जो है भाग 2 शुरू होता है आपका, आर्टिकल 5 से 11 तक है। तो नागरिकता के बारे में हम देखेंगे पूरे 5 से 11 नागरिकता के क्या क्या प्रावधान होते हैं, क्या क्या इसके फायदे होते हैं, अगर किसी व्यक्ति के पास किसी देश की नागरिकता नहीं है तो क्या नुकसान होता है। यहाँ पे नागरिकता के बारे में हम देखेंगे और साथ साथ कि भारतीय नागरिकता अगर कोई लेना चाहता तो कैसे ले सकता है, या हमारी नागरिकता कैसे हमसे छीनी जा सकती है, ठीक है। फिर आते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या है, ये आम नागरिकों के अधिकार है, जैसे कि हम लोग के अधिकार है। ये संविधान में डाला गया था भाग 3 में, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार की बात की गई है। मूल अधिकार अगर आप ऐसे देखो कि कुछ अधिकार हम लोग को दिए गए हैं, ये इसलिए डाले गए थे क्योंकि उस समय जो देश के नेताओं ने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, और जब हमारे यहाँ संविधान का निर्माण किया गया था, संविधान बनाया गया था, तो लोगों के कहीं ना कहीं वो डर था मन में कि आगे चल के फिर से कोई ऐसे सत्ता पे ना बैठ जाए जो निरंकुश हो जाए और कोई इसकी शक्तियों को कम ना कर पाए। तो कम से कम नागरिकों को कुछ अधिकार तो देने चाहिए, क्योंकि राजतंत्र में भी नागरिकों का कोई अधिकार नहीं था। और आप कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे पर शासन कर रही थी और ब्रिटेन की सरकार हम पर शासन कर रही थी, तब भी हमें कोई अधिकार नहीं मिला हुआ था। तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से राइट्स हैं, क्यों दिया गया था, क्या पर्पस है, जब इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे तो बहुत ही डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्या है, हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है DPSP, जो भाग 4 में है, ठीक है। भाग 4 में आर्टिकल आपके 36 से 51 तक है, ठीक है। तो हम DPSP के बारे में जानेंगे कि आखिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व है क्या, ठीक है। इसमें कौन कौन सी बातें कही गई हैं, कौन कौन सी बातें नहीं है, मूल अधिकार और DPSP में क्या अंतर है। सबसे बड़ी बात आती है कि मूल अधिकार और DPSP में क्या क्या अंतर है, क्या मौलिक अधिकार और DPSP एक ही चीज है या नहीं है। इसके बारे में जब हम टॉपिक के अंदर जाएंगे तो आप लोगों को खुद क्लियरिटी हो जाएगी। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे इस संविधान में, मूल कर्तव्य, नागरिकों को कौन कौन सी ड्यूटी है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हमारे कौन कौन से कर्तव्य हैं जो हम लोग को निभाने चाहिए। वो अदर बात है कि निभाते नहीं है, बट निभाने चाहिए। ये चीज इसमें हम देखेंगे कि 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन है। ये आर्टिकल 51 का में है और कितने आप कह सकते हैं भाग 4A में है, ठीक है। नेक्स्ट आता है संविधान के प्रमुख संशोधन। आप जानते हैं कि संविधान के अभी तक काफी संशोधन हो चुके हैं, इसके बारे में हम देखेंगे पूरा कौन कौन संविधान, सभी संविधान संशोधन नहीं पढ़ेंगे, कुछ मेजर है कह सकते हैं, कुछ प्रमुख जो संविधान संशोधन है उन्हीं के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट होता है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है संसदीय और संघीय व्यवस्था, ठीक है। पार्लियामेंट्री और फेडरल सिस्टम, दोनों में डिफरेंट क्या है। हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था भी है और हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था भी है। इसके बाद हम देखेंगे कि दोनों सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट आते हैं केंद्र सरकार, ठीक है। तो केंद्र सरकार में हम क्या पढ़ेंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली में बैठी हुई है उसमें कौन कौन सी सरकार हम पढ़ेंगे, तो 3 तरह की सरकार पढ़ेंगे, एक विधायिका पढ़ेंगे, एक कार्यपालिका पढ़ेंगे,
ठीक है, एक न्यायपालिका पढ़ेंगे। तो विधायिका में हम क्या, अब ऐसे समझिए कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका क्या है। एक कानून का निर्माण करती है, मतलब कानून बनाती है, एक उसका इम्प्लीमेंट करती है, इसका मतलब लागू करती है, और तीसरा जो है न्यायपालिका, न्याय से पता चल रहा है कि वो जस्टिस करती है। तो विधायिका में हम पढ़ेंगे संसद, ठीक है, जो देश की सर्वोच्च संस्था है कानून निर्माण करने की। इसमें हम 2 सदन पढ़ेंगे, एक राज्यसभा और एक लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं कार्यपालिका के बारे में। तो कार्यपालिका में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट, हम वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को पढ़ा जाएगा, प्राइम मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, सेंट्रल काउंसिल मिनिस्टर पढ़ेंगे हम, फिर महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को पढ़ेंगे, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हम कैग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें आपकी कार्यपालिका में आ जाएगी। तो ये क्या, राष्ट्रपति कैसे निर्वाचन किया जाता है, राष्ट्रपति को कैसे पद से हटाया जाता है, राष्ट्रपति कौन कौन सी शक्तियां हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। उसी तरह हम उपराष्ट्रपति के बारे में भी देखेंगे। हम पूरे डिटेल्स इसको अच्छे से पढ़ेंगे जिस दिन टॉपिक का डिस्कशन शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं न्यायपालिका, जो न्याय करने वाली संस्था है हमारे यहाँ दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट। वैसे न्याय करने वाली, अगर आप अधीनस्थ न्यायालय भी है, हाई कोर्ट भी है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी है, लेकिन सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय कहते हैं इसको। तो या इसको भी हम अच्छे से कवर करेंगे। नेक्स्ट, जो कि जैसे केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, वैसे हमारे यहाँ अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकार भी है। अलग अलग राज्य की सरकार क्या है, उसको भी कार्यपालिका कह सकते हैं आप, राज्य विधानमंडल, और कह सकते हैं न्यायपालिका में हाई कोर्ट। तो राज्य की जो कार्यपालिका है उसमें हम राज्यपाल पढ़ेंगे। राष्ट्रपति और राज्यपाल में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, कुछ हद तक डिफरेंसेस है इसमें, इसको हम देखेंगे। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या वही है, वही काम उनको वही करना पड़ता है, कुछ अलग है, इसको देखेंगे। राज्य मंत्रिपरिषद और केंद्रीय मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री के यहाँ पे पूरी मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे हम मुख्यमंत्री की पूरी मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है महाधिवक्ता, ठीक है, जैसे यहाँ पे महान्यायवादी होता है केंद्र सरकार का सबसे बड़ा, आप कह सकते हो, वकील, वैसे यहाँ पे राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील महाधिवक्ता कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे कैसे इनकी नियुक्ति होती है, कैसे इनको पद से हटाया जाता है, सारी चीजें हम देखेंगे। नेक्स्ट आते हैं राज्य विधानमंडल, जैसे पूरे देश के लिए कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था संसद है, पार्लियामेंट, वैसे राज्यों के लिए कानून निर्माण करने की जो संस्था, उसका नाम राज्य विधान मंडल है। तो इस राज्य विधान मंडल में 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा लोकसभा की जैसे प्रत्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित होती है और चुनाव चुना जाता है, और विधान परिषद जो है वो डायरेक्ट हम लोग उसका चुनाव नहीं करते, वो राज्यसभा की तरह इनडायरेक्टली चुनाव होता है। इसको भी हम देखेंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, वैसे हम देखेंगे हाई कोर्ट होती है राज्यों में, और जिलों में होती है अधीनस्थ न्यायालय। तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अधिकरण, जितने भी ट्रिब्यूनल हैं, कौन कौन से बनाए गए, किस आर्टिकल में है, इसके बारे में अच्छे से देखा जाएगा। नेक्स्ट आती है स्थानीय सरकार। हमारे यहाँ 3 तरह की सरकार है, एक हमारी केंद्र सरकार, एक हमारी राज्य सरकार, तीसरी हमारी स्थानीय सरकार। तो स्थानीय सरकार में हम पंचायती राज पढ़ेंगे, पंचायत व्यवस्था, गांव का पूरा सिस्टम देखेंगे कि कैसे उनका चुनाव किया जाता है, क्या काम करते हैं, और उसके बाद नगर निगम, ठीक है, नगर पालिका के बारे में, पूरे नगर निगम के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ पे जो शहरों में काम करती है। नेक्स्ट आते हैं कुछ आयोग के बारे में पढ़ेंगे। अब आयोग क्या होता है, जैसे आप जानते हैं कि निर्वाचन आयोग बनाया गया है, तो निर्वाचन आयोग में भी करंट में भी बहुत सारे मुद्दे चल रहे थे। नेक्स्ट यूपीएससी, जैसे संघ लोक सेवा आयोग बनाया गया है, एसपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग बनाए गए हैं, वित्त आयोग बनाया गया है, एससी एसटी आयोग बनाया गया, ओबीसी आयोग बनाया गया। तो इससे कई सारे आयोग हैं, जिस आयोग के बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें कितने मेंबर होते हैं, इसका अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में कौन है, सारी चीज देखेंगे कि इनकी नियुक्ति कौन करता है और ये क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मिसलेनियस, जो भी टॉपिक बच जाएंगे या लगेगा कि यहाँ पे कवर नहीं हुआ है, उन सबको यहाँ पे कवर करा दिया जाएगा। तो आज हमारा सिर्फ छोटा सा वीडियो इसलिए है कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भारत की राज्य व्यवस्था के सिलेबस के बारे में था कि ओवरऑल हम क्या आज कवर करेंगे। जब हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर देंगे तो इसमें भी हम स्टार्ट कर देंगे सबसे पहले संविधान क्या है, उसके बाद हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे आ जाएंगे। तो आप ये मान के चलिएगा कि जितना है इससे बियॉन्ड आपके, इससे अलग कुछ आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। अगर आप अच्छे से इसको तैयार कर लेते हैं तो आपकी पॉलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब ये होता है कि ये लेक्चर कौन से स्टूडेंट देख सकते हैं, मैं बता दूं, आप वनडे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप एग्जाम दे सकते हैं, आपको यूपीएससी है तब भी आप दे सकते हैं, आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम देना चाहते हैं किसी भी स्टेट की, तो भी आप ये लेक्चर देख सकते हैं। क्योंकि अगर राष्ट्रपति हम डिटेल से मान लीजिए पढ़ रहे हैं, उनके आर्टिकल कवर कर रहे हैं, उनके सारे कैसे उनके निर्वाचन होता है, कैसे उनको पद से हटाया जाता है, कौन सा पद दिलाता है, सारी चीज़ें अगर हम देख रहे हैं तो आप खुद बताइए कि क्या हमारा कोई चीज़ छूटेगा। जब हमारा कोई चीज़ नहीं छूटेगा, हम पूरे टॉपिक को बहुत ही डिटेल से, बहुत ही अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे, बिल्कुल समझाते हुए। आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि हम पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हैं। जिस दिन आप पढ़ेंगे उस दिन से आपको लगेगा कि नहीं, इससे पहले मैंने पढ़ी हुई है। इतने अच्छे से हम आपको कवर करा देंगे यहाँ पर कि आपको सिर्फ एग्जाम के टाइम पर सिर्फ रिविजन करने की जरूरत पड़ेगी, समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्लास में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी।
और मैं आपको बता दूं, तो इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग को एनसीईआरटी भी पढ़ाऊंगी, करंट अफेयर्स भी पढ़ाऊंगी और जीएस तो मैं अपने सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी ही। ठीक है, धन्यवाद। अगर कोई गलती हो गई या होगी तो आज मेरा पहला लेक्चर था, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू।